हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है और नोटिस आने के बाद 15 दिन का जो टाइम लिमिट हमें मिलता है रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए, वो 15 दिन का डेट भी एक्सपायर हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि हम रिस्पॉन्स सबमिट कैसे करें और जो रिटर्न में डिफेक्ट है उसको करेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो डिफेक्ट का रीजन क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो डिफेक्ट हमने समझ लिया है उस डिफेक्ट को हम रेक्टिफाई कैसे करें। अभी रेक्टिफाई करना है तो बेसिकली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो आईटीआर कौन से सेक्शन में फाइल करना होगा एंड रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, पूरा फाइलिंग करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं कि आपको रिस्पॉन्स कैसे देना होता है अगर ड्यू डेट एक्सपायर हो जाता है 15 दिन का। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में आना है और यहाँ ई प्रोसीडिंग पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिस दिख जाते हैं फॉर योर एक्शन में। यहाँ पे व्यू नोटिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का आपको प्रोसीडिंग्स बेसिकली दिख जाएगा, व्यू नोटिस ऑफ ई प्रोसीडिंग्स। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 दिन का जो यहाँ पे लिमिट दिया गया है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमने कौन सा रिटर्न फाइल किया था। ठीक है, ई फाइल में जाएंगे, ई फाइलिंग सेक्शन में व्यू फाइल रिटर्न, बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि हमने ITR-1 फाइल किया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ था। हम मेल भी चेक कर सकते हैं, मेल पे भी लिखा रहता है, वहाँ पे नोटिस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे देख लेना है। ITR-1 का नोटिस, ITR-1 बेसिकली हमने फाइल किया था। हम जाएंगे AIS में और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद AIS पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 करेंगे और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम AY 22-23 बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल 2022-23 यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम TCS TDS इन्फॉर्मेशन में आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सैलरी इनकम है जो कि ITR-1 में जाता है। ठीक है, दूसरा है रिसिप्ट और ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो होता है ना, उसको सेल किया हुआ है। ठीक है, सेल करने पे रिसिप्ट हुआ है, सेल करेंगे तो बेसिकली रिसिप्ट ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली दिखा गया है कि आपने सेल किया है। अभी सेल किया है कौन सा, VDA सेल किया है आपने, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो आपको बेसिकली ITR-2 फाइल करना चाहिए था, आपको यहाँ पे हो गया है कैपिटल गेन। ठीक है, तो ITR-2 फाइल करना चाहिए था, मतलब ये पूरा पोर्शन आपने स्किप कर दिया, इससे आपने ITR-1 भर दिया। ठीक है, अभी एसएफटी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एसएफटी इन्फॉर्मेशन में बेसिकली इंटरेस्ट है और डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली रिफंड आया हुआ है 60,000 का। अभी रिफंड आया है तो एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि इस पे इंटरेस्ट आया होगा, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, अदर सोर्स में कुछ है नहीं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ITR-1 फाइल किया गया है सिर्फ सैलरी इनकम दिखा के, बट यहाँ पे VDA का ट्रांजेक्शन है और VDA का ट्रांजेक्शन दिखाना चाहिए था। अगर दिखाते तो ITR-2 फाइल करना पड़ता। मतलब डिफेक्ट हमको पता चल गया, हमने मेल पे भी चेक किया, सेम नोटिस आया हुआ है उनको। तो अभी क्या करें, बेसिकली हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करने के लिए जाएंगे, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद असेसमेंट चूज कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रिज्यूम फाइलिंग कुछ नहीं करने वाले, हम सीधा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे क्लिक करेंगे इंडिविजुअल सेलेक्टेड आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे प्रोसीड आपको यहाँ पे नहीं करना, बेसिकली यहाँ पे ITR-1 नहीं ITR-2 चूज करना है, क्योंकि हमने ITR-1 फाइल करके गलती कर दी है। ITR-1 चूज किया, प्रोसीड विद ITR-2 पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको ध्यान से देखते जाना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं। वो चीजें अगर आप नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे, इसलिए। और बहुत सारे कंफ्यूजन भी आपको दूर करने वाला हूँ कि रिवाइज रिटर्न फाइल करना है या फिर हमको डिफेक्टिव वाला सेक्शन चूज करना है, वो भी क्लैरिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिए और सही से देखिए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सही सिलेक्टेड है, सीधा कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जनरल में पार्ट ए सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनकम में आएंगे, इनकम में हम सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम है नहीं, कैपिटल है, कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन का शेड्यूल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे दोनों। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे VDA का शेड्यूल डेफिनेटली हमको सेलेक्ट करना है। अदर सोर्स सिलेक्टेड रहेगा, नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो शेड्यूल स्पेशल इनकम ये भी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एक बार रेट चेक करेंगे, जो हम VDA का ट्रांजेक्शन दिखाएंगे ना वो स्पेशल रेट में जाता है, तो स्पेशल इनकम वाले शेड्यूल में दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिडक्शंस में जाएंगे। डिडक्शन में दो ही डिडक्शन है हमारे पास, सेक्शन 80D और चैप्टर 6 का डिडक्शन, वो सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद टैक्सेस वाला और अदर्स वाला इस पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करना है
और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दीजिए। बता रहे कितने शेड्यूल्स आपने सेलेक्ट किए हैं। टैक्स रिजीव नो पे क्लिक किया है हमने, मेरे केस में नो है, मैंने नो पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैलरी के एग्जम्पशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, मैं सीधा स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे जाऊंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सैलरी वाले शेड्यूल में देखेंगे कि हमको क्या लेना है, ठीक है। इसके बाद डिडक्शन वाला आएगा, तो डिडक्शन भी कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे जाएंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपोर्ट हुई है ऑटोमेटिकली वो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब डिडक्शन वाले शेड्यूल भरेंगे ना तो प्रॉपर्ली अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ना पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो सही है या नहीं सही रहेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। सीधा फाइलिंग सेक्शन पे जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट आता है। डाउट क्या आता है कि यहाँ पे दो सेक्शन मिल जाते हैं हमको। फाइलिंग अंडर सेक्शन रिवाइज रिटर्न का यहाँ पे सेक्शन है 139(5) और यहाँ पे एक सेक्शन है फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9). यहाँ पे देखिए रेक्टिफाई द रिटर्न, ठीक है। तो डाउट ये आता है कि हमें वहाँ पे 15 दिन का टाइम मिलता है सबमिट करने के लिए, ठीक है। हमने वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए, तो क्या हम यहाँ पे ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करके क्या सबमिट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं सबमिट करते हैं कि नहीं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओरिजिनल रिसिप्ट का नंबर डालेंगे, फाइलिंग डेट डालेंगे, डीन नंबर कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे हमने डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस देखा था ना वहाँ पे हमको डीन नंबर मिल जाता है और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, ठीक है। इसके ये सब करने के बाद पूरा फॉर्म फिल करेंगे और जब जाके सबमिट करने जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिख के आता है कि आपको क्या करना है, बेसिकली पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग में जाके ही सबमिट करना है, इसके अलावा सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब अगर हम ओके करेंगे तो मतलब सबमिट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से तो मैं फाइल नहीं कर सकता अगर डेट एक्सपायर हो गया है तो, ठीक है। तो अभी सवाल आता है क्या करें, अभी बचता है अपने पास ऑप्शन रिवाइज रिटर्न का, तो हमको रिवाइज रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाइए और उनको बोलिए कि हमको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है। आप उनको नोटिस दीजिए, मतलब एक लेटर लिख के दीजिए कि मुझे डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है, तो आप काइंडली इनेबल कीजिए कि मैं सबमिट कर पाऊँ, ठीक है। अगर वो इनेबल कर देते हैं तो आप सबमिट कर दीजिए, या फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, ठीक है। तो आपको रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे ओरिजिनल जो रिटर्न फाइल किया आपने उसका डेट बेसिकली डालना है, जो आपने फाइल किया था उसका डेट क्या था। इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम नो आपने पहले ही कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक और डाउट आता है, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपका। यहाँ पे एक और डाउट आता है कि सर जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है, मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया, ठीक है। अगर डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्पॉन्स हमने नहीं दिया तो जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको इनवैलिड किया जाता है, ठीक है। और अगर हमने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया तो रिवाइज रिटर्न को ओरिजिनल मान लेंगे और उसके बाद अगर रिवाइज रिटर्न हमने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो उस पर लेट फीस लगा देंगे। तो ऐसा बेसिकली यहाँ पे नहीं होने वाला, चांसेस बहुत कम है कि ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, क्योंकि हम सबमिट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, तो हमने यहाँ गुड फेथ में ही यहाँ पे रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट किया। तो ऐसा कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। रिवाइज रिटर्न आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ फाइलिंग डालना है और आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। आई होप आपको यहाँ पे जो डाउट्स आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। फिर भी आपको मन में कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं हमको, हम सीधा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, रेसिडेंट। अगर आप इंडिया में रेसिडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए 182 डेज वाला। इसके बाद यहाँ पे आपके हिसाब से देखिए कौन सा चीज़ें आपको यस है। बेसिकली जनरली नो ही रहते हैं सारी चीज़ें, तो आपको नो पे क्लिक करना है। डायरेक्टर वगैरह है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। कोई अनलिस्टेड शेयर है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद बैंक डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। नहीं पता कैसे ऐड करते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर दूंगा, आप देख के ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये आप डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर रहे हैं मतलब बैंक तो ऐड किया ही होगा आपने, ठीक है, ये मान के चलता हूँ मैं। फिर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हमने फिल कर दिया है। अब आगे शेड्यूल सैलरी में, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछने के लिए, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे गलती से अदर डाल दिया है। यहाँ पे बेसिकली मेरा केस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई आपको कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कुछ डिडक्शंस मैं लेने वाला हूँ जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका डाउट आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया था तो आप ये डिडक्शंस कैसे ले रहे हैं। तो मेरे केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैंने स्क्रीनशॉट लेते वक्त गलती से अदर सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे जाके फाइलिंग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
इसके बाद आ जाता है सैलरी का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सैलरी दिख गया है, लेकिन बेसिक सैलरी के अलावा मेरे पास और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं उसको अलग अलग करूँगा। पहले तो मैं ऐड अनदर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास एचआरए है, ठीक है, तो मैं एचआरए सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें से 986 में से निकाल के एचआरए का पोर्शन यहाँ पे लिखूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा एचआरए सेलेक्ट कर लेता हूँ, और भी एक है अदर अलाउंसेस, वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से माइनस करके दोनों बाइफर्केशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आईटीआर 1 में बाइफर्केशन नहीं लगता, बट यहाँ पे आपको बाइफर्केशन देना पड़ता है, ठीक है, अगर आप आगे जाके एग्जाम्पशंस या फिर अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं तो। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्कविजिट मेरे केस में कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधा डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर दूंगा मैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी आ गई है, हम सीधा सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे अलावेंसेस, ठीक है, अलावेंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 10, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ अलावेंसेस की लिस्ट ऑलरेडी हमें दिखती है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारी लिस्ट हमारे पास भी हो, हमें भी यही अलावेंसेस लेने हो। तो हम क्या करेंगे, सीधा टिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। मेरा जो एक्चुअल अलावेंसेस है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और वो अमाउंट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ये अलावेंसेस है, सिलेक्ट किया और डाल दिया और सेव पे क्लिक कर दूंगा। वैसे सेकंड वाले को भी कर लूँगा मैं एडिट, फिर थर्ड वाले को भी एडिट कर लूँगा। तो यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ मैं, मुझे जो जो अलावेंसेस चाहिए यहाँ पे मैंने एडिट कर लिए। इसके बाद मुझे ये जो पेंशन वाला अलावेंस है ना, ये बेसिकली नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पशन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यस करके डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे अलावेंसेस हमने प्रॉपर्ली फिल कर दिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 50,000 का डिडक्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2,500 का भी डिडक्शन रहता है, ठीक है, प्रोफेशन टैक्स का, बट वो मेरे केस में नहीं है, तो मैं सीधा इसको इसके अंदर नहीं जाऊँगा और सीधा मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अभी नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन फिल करने के लिए और वीडियो फिल करने के लिए। तो हम पहले वीडियो फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास वीडियो है ना तो आप पहले वीडियो फिल करिए, उसके बाद ही कैपिटल गेन फिल करिएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम डिटेल्स को ऐड डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पे रहता है कि हमने कभी खरीदा था वीडियो को, मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह, कभी खरीदा था, कभी बेचा था, कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, ये डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आपने लॉस में बेचा है तो यहाँ पे लॉस कभी नहीं आता, यहाँ पे जीरो आ जाता है, ठीक है। लॉस आपको नहीं दिखाएगा, आप सीधा जीरो आ जाएगा क्योंकि लॉस अलाउड नहीं है। हम ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे नहीं, फिलहाल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्टेटमेंट निकाला हुआ है, यहाँ पे मुझे डेट मिल गया खरीदने का, बेचने का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने में खरीदा, कितने में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, वो यहाँ पे हमको दिख गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 5,300 में खरीदा था, 5,200 में बेचा, मतलब लॉस है, लेकिन यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली ऐसे बनाया जाता है। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि मेरे केस में भी वीडियो है, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बट मैंने जो स्टेटमेंट निकाला है वो ऐसा तो आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना ट्रेडिंग रिपोर्ट देते हैं वो लोग, तो वो इस फॉर्मेट में नहीं आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाले कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूंगा बाइनॉक्स का, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ये बेसिकली आपके काम को ईजी कर देता है। अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मेट में, कैसे लाते हैं, कंप्लीट वीडियो बनाया मैंने, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत अमेजिंग वीडियो है, वो वीडियो देख के आप इस फॉर्मेट में 1 मिनट में फटाफट अपना स्टेटमेंट बना देंगे, ठीक है। तो हमें सारी डिटेल्स मिल गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो डेट सेम है ना उसको आप ऐड करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डेट सेम है तो मैं ऐड करके भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए पहला एक बता देता हूँ डेट। अब डेट ऑफ एक्विजिशन डाल दिया, मतलब कितने में, मतलब कभी खरीदा, कभी बेचा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये ऐड हो गया। वैसे जितने हैं सारे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर दूंगा फटाफट। तो ये ऐड कर दिया मैंने और मैं कर दूंगा कंफर्म। मुझे 11,000 का प्रॉफिट हो गया, 11,018 रुपये का, ठीक है। शेड्यूल वीडियो भर दिया हमने। स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये रहा कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैपिटल गेन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट हमें ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल दी अबव लिस्टेड आइटम्स। ये क्लिक सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए वीडियो, मैंने इसलिए बोला था कि पहले आप वीडियो भरिए, क्योंकि वीडियो के जो आप फिल करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लेता है, ठीक है। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ फिल करना होता है, ये एफ वाला इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। इसे ऐड पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 8वां नंबर जो है ना यहाँ पे, ये 30% रेट वाला, ये देखिए वीडियो वाला है, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाला। अभी यहाँ पे आपको बाइफर्केशन डालना पड़ता है, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है वो कौन से पीरियड में कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर वाइज रहता है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मेरा बेसिकली लास्ट क्वार्टर में ही हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और ऐड कर दिया।
तो कैसे ऐड किया वो भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन कर दिया दोनों अमाउंट का, ठीक है। मार्च वाले जनवरी से मार्च के बीच में हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन कर दिया और मैं सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। कैपिटल गेन हो गया, इतना ही था कैपिटल गेन में, ठीक है। अभी हम आ जाएंगे अदर सोर्स, वीडियो फिल कर दिया था हमने, आ जाएंगे अदर सोर्स में। अदर सोर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें ना ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। तो हम एक बार शो डिटेल्स पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 855, जो कि 80 TTA में हमें डिडक्शन मिलता है। जब हम डिडक्शन फिल करेंगे तो ये अमाउंट हम फिल कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पोस्ट डिपॉजिट का, तो ये यहाँ पे आ गया। इनकम टैक्स रिफंड, जब मैंने आपको बताया था ना इनकम टैक्स रिफंड आया तो उसका इंटरेस्ट देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। अगर नहीं किया होता तो हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना पड़ता, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और कुछ भी नहीं है अदर सोर्स में, मेरे केस में बेसिकली आप एक बार रीड कर सकते हैं, आपके केस में कुछ रहेगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं। अब हम आएंगे सेक्शन 80D में, मेडिक्लेम वगैरह, ठीक है। 80D के लिए बेसिकली यहाँ पे आके हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे केस में मतलब हमारा बेसिकली नहीं है, मतलब जो पर्सन फाइलिंग कर रहा है ना उसका यहाँ पे मेडिक्लेम वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ, ठीक है। हम पेरेंट्स हो जाएंगे, हमारे केस में पेरेंट्स में है तो हम सीधा पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो हम यस कर देंगे, सीनियर सिटीजन है यस। अगर सीनियर सिटीजन नहीं होते तो नो करते, और क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग कर देते, जैसा ऊपर किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन है। इसके बाद यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किए हुए हैं तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कोई प्रूफ नहीं लगता, बट मेडिकल एक्सपेंडिचर का प्रॉपर वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर मेडिक्लेम वगैरह कुछ नहीं है तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे सेक्शन 80D हमने प्रॉपर्ली फिल कर दिया है, सीधा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चैप्टर 6 का रिडक्शन आता है, अभी हम इसको फिल करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे सेक्शन 80C कम दिखाया हुआ है फॉर्म 16 में, मेरे पास ज़्यादा है तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। तो जो एक्चुअल है वो एक्चुअल फिल करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 80D ऑलरेडी फिल कर दिया मैंने। सेक्शन 80CCD1 जो है ये ऑटोमेटिकली फिल करके आया है, ठीक है। फॉर्म 16 में रहता है तो ऑटोमेटिकली फिल करके आया, आपके केस में नहीं रहेगा तो नहीं फिल होके आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 80CCD2, ये भी ऑटोमेटिकली फिल करके आया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना डिडक्शन एलिजिबल है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं ऑटो कैलकुलेट करके, ठीक है। फिर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे आता है पार्ट C, CA एंड D, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाता है 80 TTA, जैसा कि मैंने आपको बताया सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ना उसका डिडक्शन मिलता है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे पार्ट B, C ये हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद हम सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो डिडक्शन का भी पार्ट हमने प्रॉपर्ली फिल कर दिया है चैप्टर 6A का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे पार्ट B टोटल इनकम, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये बेसिकली हमारा टोटल इनकम बताता है, पूरी समरी रहती है हमने जो चीज़ें फिल की हैं। तो आपको जस्ट एक बार चेक कर लेना है कि सैलरी भी सही है, कैपिटल गेन वगैरह भी सही है, अदर सोर्स भी सही है, ठीक है। और उसके बाद सारी डिडक्शन वगैरह सब एक बार जस्ट चेक कर लेना है। फाइनल आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पे दिख जाएगा, आपको सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद टैक्सेस पेड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी TDS करा रहेगा वो आपको दिख जाएगा। सैलरी का TDS प्रॉपर्ली ऑटो फिल करके आता है, बट अगर आपका TDS डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी है ना तो आपको थोड़ा सा करेक्शन उसमें करना पड़ता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्या करेक्शन करना है वो भी करके दिखाता हूँ मैं। जो वीडियो वाला है ना वो है यहाँ पे, ये 3000 का जो टैक्स कटा है वो वीडियो के लिए कटा है। तो हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पे और एडिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे करना क्या रहता है, स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आता है हेड्स ऑफ इनकम, मतलब ये जो इनकम है ना आपके कौन से हेड की है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको कैपिटल गेन मैंने यहाँ पे बता दिया और हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम वापस स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। जो मैंने आपको स्पेशल इनकम वाला बताया था ना वो रहा स्पेशल इनकम का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये है किस लिए बेसिकली, ये बेसिकली उन इनकम के लिए है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे जाएंगे, एकदम लास्ट में 64 नंबर पे, तो यहाँ पे देखेंगे इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इनकम आ गया है, ऑटोमेटिकली टैक्स भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है, स्लैब रेट से नहीं होता, 3305, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, टैक्सेस वाला जो कंपोनेंट दिखाऊंगा ना वहाँ पे दिखाऊंगा। कंफर्म कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। हम सीधा स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद पार्ट B TTI इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ना टैक्स पेबल ये ना कैलकुलेट करके आया। अभी मैं इसको 100 डिटेल्स पे क्लिक करूंगा ना तो देखिए स्लैब रेट से, नॉर्मल रेट से आपको 12,451 रुपीज़ का जो है 451 रुपये का आपको यहाँ पे टैक्स आ रहा है, और स्पेशल रेट से आपको 3,305 रुपये का, टोटल 15,756 रुपये का आपको टैक्स आ रहा है, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो टैक्स वगैरह कितना आ रहा है और आपने ऑलरेडी टैक्स कितना पे किया, TDS वगैरह सब
लेस करके आपको यहाँ पे रिफंड बता देगा रिफंड कितना है। ठीक है, आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू, और यहाँ पे सारे शेड्यूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो शेड्यूल आप चेक करना चाहते हैं वो टिक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब सही है, स्क्रॉल करके नीचे आइए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि आपने कोई भी गलती नहीं की है। ठीक है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेरीफाई नाउ आप क्लिक कर सकते हैं और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप तुरंत वेरीफाई करना चाहते हैं तो आधार ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा और कंटिन्यू करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट मेरे केस में जो पर्सन है वो बेसिकली अभी आउट ऑफ रेंज है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न फाइल कर दूंगा बिना वेरीफाई किए। वो जो पर्सन है वो खुद से वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि उनको आता है। तो हम क्या करेंगे, ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आता है कि आप ई वेरीफाई 30 दिन के अंदर ही करना है। ठीक है, तो हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सीधा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख के आता है कि 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई कर देना है। अभी सवाल ये आता है कि अगर बिना ई वेरीफाई किए अगर हम सबमिट कर देते हैं तो हम ई वेरीफाई कैसे करेंगे। तो ई फाइल सेक्शन में क्लिक करना है आपको, इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आ जाता है ई वेरीफाई रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि आइडिया 2 फाइल किया, रिवाइज रिटर्न फाइल किया, कभी फाइल किया वो भी आपको दिख जाएगा, और ई वेरीफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वापस सेम पेज पे आ जाएंगे आधार ओटीपी वाले, और आधार ओटीपी क्लिक करके कंटिन्यू करके आप फाइलिंग कर सकते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मुझे अभी जस्ट सूझा है बताते बताते, कि रिवाइज रिटर्न जो मैंने सेलेक्ट किया ना, क्योंकि रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, 31 दिसंबर है टाइम लिमिट रिवाइज रिटर्न का, एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल किया। ठीक है, अगर रिवाइज रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो गया होता बाई चांस, दिसंबर के बाद मुझे पता चलता कि मैंने सबमिट नहीं किया, तो फिर मुझे ऑफिसर के पास ही जाना पड़ता, उसे लेटर देना पड़ता और उसे बोलना पड़ता कि प्लीज़ आप मुझे इनेबल कीजिए कि मैं रिस्पॉन्स सबमिट कर पाऊँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।